हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिक टर्म क्लियर किए थे, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। और जो मेरा सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो स्टार्ट किए थे और उसका हम वर्क फार्मूला ड्राइव किए थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या होता है। तो उसके लिए हमको पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करा देते हैं। उसमें हम लोग बताए थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई पिस्टन है, मान के चलिए यहाँ, और ये पिस्टन को अगर हम हीट करेंगे तो ये पिस्टन उठ जाएगा हल्का सा। यहाँ जब हीट देंगे हम, मान के चलिए DQ अगर हीट देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका जो अपना अंदर की ऊर्जा है वो अपना ऊर्जा बढ़ेगा। ये ऊर्जा बढ़ेगा तो पार्टिकल इसको ठेल के उसको, मान के चलिए DX उठा दिया तो इसमें फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ DX, तो यही हो जाएगा मेरा स्मॉल वर्क डन। अभी वर्क डन हो जाएगा, है PA था, ये DX था, ये वॉल्यूम हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो यही मेरा वर्क डन हो गया। ये भी एक एनर्जी है, इसमें इंटरनल एनर्जी पे चेंज हुआ हीट के चलते DU, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन से क्या हो गया था कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, या इसी को हम लिखे थे कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अब इस फार्मूला को याद रखना है, ये हमेशा यूज होगा यहाँ। अब एप्लीकेशन इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है। तो इसमें एक एक करके सब पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो होता है, सो सबसे पहले इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सबसे पहले याद रखना है कि इस प्रोसेस में जो होता है सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ एक पिस्टन है मेरा। अब इस पिस्टन में जब हम हीट दे रहे हैं, जब हीट देंगे तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका अंदर की ऊर्जा, उसको कांस्टेंट रखना है। अभी जब टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा, जब इसका एनर्जी चेंज नहीं करेगा, यानी एनर्जी इसका कांस्टेंट रहेगा, अंदर की ऊर्जा, और ये अंदर की ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा, तब इसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए सिर्फ वर्क डन करेगा हीट। अब वर्क डन करेगा तो मान के चलिए कि ये वर्क डन करके इतना उठा दिया, यानी DX डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब DX डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो सिर्फ वर्क डन के यहाँ मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट के चलते मेरा एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी एनर्जी में कांस्टेंट हो गया। एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि DQ जो होता है क्या होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। अब यहाँ हम लोग जान लिए कि DU जीरो हो गया, यानी DQ इज इक्वल टू DW। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो जो हीट दे रहे हैं वो सिर्फ किस में यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है सिर्फ वर्क डन करने में, यानी सिर्फ वर्क डन जो करेगा उसमें यूज हो रहा है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो समझ आ गया क्या हुआ। अब इसमें जो है सो ये और चीज़, इसका करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें पढ़ना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो इसमें जो इसका वाल है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, जब कंडक्टिंग होगा तभी इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा। अब इसका टेम्परेचर जो है ये कंडक्टिंग होगा, एक टेम्परेचर इसका सबसे दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसमें हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए, किस में, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। यहाँ हीट दे रहे हैं तो यानी हीट ट्रांसफ़र होगा सिस्टम टू सराउंडिंग में। और चौथा क्या होगा, इसमें जो प्रोसेस होगा वो स्लो होना चाहिए। आखिर प्रोसेस जब स्लो होगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वरना टेम्परेचर भी चेंज कर जाएगा। इसलिए जो हीट देंगे ये कम फ्लेम में देंगे तो ताकि इसका जो प्रोसेस है वो स्लो रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब इस तरह में हमको टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, तो हम लोग बॉयल्स लॉ जानते हैं कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है वो मेरा बॉयल्स लॉ लागू होगा। अब इसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं, एक एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रहता है वो
प्रेशर ना वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों कोई कांस्टेंट नहीं रहता है, इसमें तीनों वेरी करता है। तो इसमें क्या चेंज होता है, अब इसमें जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसमें हीट नहीं जाता है, मतलब हीट जो यहाँ प्रवाहित जो है वो हीट जो देंगे इसमें जो वो जीरो होगा, इसलिए नहीं होगा क्या कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है सो हीट जो है अलाउ ही नहीं करता, ये सिस्टम जो है अलाउ ही नहीं करता कि यहाँ हीट या तो अंदर जाने देगा या यहाँ से बाहर भी नहीं जाने देगा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कमरा है, कमरा को अगर पूरा बंद कर देंगे तो उसमें बाहर के नया वायु अंदर आएगा या अंदर की वायु बाहर जाएगा, मतलब ये जो है सो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा जब मेरा पूरा गेट खिड़की उड़की सब बंद हो जाएगा, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तो इसमें क्या हो गया, DQ जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं कि DQ इज इक्वल टू DU DW हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, DQ जीरो हो गया। अब DQ जब जीरो हो गया तो यहाँ DU और DW बचा, मतलब कि DU जो हुआ वो कितना के बराबर आ जाएगा, तो माइनस DW के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम एनर्जी इसमें है, इसका इंटरनल एनर्जी जो चेंज किया, जो वर्क डन यहाँ हुआ, वर्क डन किसके विरुद्ध हुआ, तो जब पिस्टन जब ऊपर आएगा, ऊपर आ रहा है मतलब ये वर्क डन हो रहा है, और जब वर्क डन हो रहा है तो यहाँ एनर्जी है। अब इसका इंटरनल एनर्जी जितना है उसके विरुद्ध हो रहा है, यानी इसका जब इंटरनल एनर्जी जितना है उसके विरुद्ध जब हो रहा है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि उसके विरुद्ध जाना, किसी के अपोजिट साइड जाना, आने की ये हो गया। अब इसका अब तीसरा आ जाए, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सिस्टम का वाल जो है वो क्या होना चाहिए, तो ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर कंडक्टिंग होता है तो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, कि हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है। अब हीट एनर्जी जब ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इसमें पहला करेक्टरिस्टिक ये और कंटेनर का जो ये सिस्टम है वो जो है वो क्या रहना चाहिए, तो नॉन कंडक्टिंग रहना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसका करेक्टरिस्टिक्स में हो जाएगा कि इसमें जो चेंज करता है तीनों चेंज करता है, टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर तीनों चेंज करता है। तीसरा क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है हीट किस में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, वो नहीं होगा। चौथा क्या होता है, जो इसमें प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, रैपिडली होता है, तेज़ी से होता है। और पांचवा क्या होता है, इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है, तो इसमें तीनों चेंज करता है। तीनों जब चेंज करता है तो इसमें अप्लाई होता है पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें गामा क्या है, इसमें गामा होता है क्या, CP/CV। अभी CP क्या है, तो CP होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अब स्पेसिफिक हीट मान के चलिए इसमें जो है सो हीट किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मान के चलिए कि जब हम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा, क्या कि जितना मास होगा उतना गर्म करने में हीट लगना चाहिए, जितना मास होगा उसी प्रकार। और ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका टेम्परेचर में, मतलब जितना बढ़ाना है हमको जितना टेम्परेचर उसमें उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो ये है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M डेल्टा T का। और जब कांस्टेंट हटता है यहाँ तो वही सीक आता है, और वही जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अब यहाँ अब इसको हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो यहाँ चाहते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, तो 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए यूनिट मास में हमको कितना हीट की आवश्यकता होगी, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, वही गामा है। और इसमें रिलेशन लगता है पी भी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही आइडियाबैटिक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। ये आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आइडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब आइसोकोरिक में जो है सो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, जब कोई चीज़ का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जीरो। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम लोग दो रिलेशन देखे थे, एक DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, और दूसरा रिलेशन देखे थे कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अब हमारा यहाँ dV जीरो हो गया है,
तो dP जब 0 हो गया तो E क्या हो जाएगा, du, यानी कि जो इसमें यूज हो रहा है हीट वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में हो रहा है, इसको यूज हो रहा है खाली इंटरनल एनर्जी में चेंज करने। मान के चलिए जैसे में हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, तो जब कुकर में खाना बनाते हैं तो ऊपर हम लोग उसका एक वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, और जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो वो जो पिस्टन है इसको ऊपर उठने नहीं देता है। तो जो हीट जो हम मेरा यूज हो रहा है मात्र कुकर का अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में हो रहा है। अगर वही इंटरनल एनर्जी जो बढ़ाने में हो रहा है वही आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। इस यही एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में ये सब देखने को मिलता है। अब ये जो हीट है यूज कहाँ हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है किस में, तो मेरा इंटरनल एनर्जी को खाली सिर्फ इंक्रीज करने में। बाकी यहाँ जो वर्क डन है वर्क डन नहीं हो रहा है, कि वहाँ पूरा पैक हो गया, इसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। और चौथा वह है, चौथा में क्या है, चौथा में हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस देखते हैं। ये सब सिर्फ वैसी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा। मेन मेरा आगे यूज होगा वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस ही यूज होगा, इसलिए ये सब सिर्फ एप्लीकेशन है, ये सब खाली जान लेना चाहिए। रिलेशन पूछता है MCQ में। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो क्या हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं कि dQ इज इक्वल टू dW प्लस du होता है। अभी dW जब वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब जब प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन रखेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P बाहर हो जाएगा, dV प्लस dQ, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड रिलेशन था वही हो जाएगा ये आइसोबैरिक प्रोसेस में। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। अब पांचवा जो है सो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस वैसी जल्दी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन इस पढ़ लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। अब साइक्लिक प्रोसेस में मान के चलिए कि इसमें जो है यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया एनर्जी, अब घूम के फिर यहीं आ गया, मतलब जो यहाँ से ए से बी गया फिर बी से ए आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ जब गया और यहाँ से आ गया, मतलब इसका एनर्जी कांस्टेंट रहा, एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। जब एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसका du 0 हो गया, और जब du 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dQ इज इक्वल टू dW प्लस du। अब du जब 0 हो जाएगा dQ इज इक्वल टू dW, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में भी क्या होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में भी हम लोग देखें कि इसमें भी जो होता है कि टोटल हीट जो इसमें दे रहे हैं हम वो किसके बराबर हो जा रहा है, तो वर्क डन जो कर रहा है उसके बराबर। अब ये हो गया है साइक्लिक प्रोसेस। अब हमको आगे पढ़ना है इसका वो आइसोथर्मल का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, एडियाबैटिक का कैरेक्टरिस्टिक, उसको फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या बताएं, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग बताएं कि टेम्परेचर चेंज करेगा बट प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब और कौन रिलेशन को फॉलो करता है, तो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि पी भी कांस्टेंट होता है, मतलब पी इन्वर्सली 1/v यानी पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और इसका जो कंडक्टिंग जो वाल है उसका क्या रहना चाहिए, आइसोथर्मल में ई कंडक्टिंग रहना चाहिए, एडियाबैटिक में क्या रहना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग रहना चाहिए। और आइसोथर्मल में ई रिलेशन पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लागू होता है, और ई एडियाबैटिक में एडियाबैटिक रिलेशन लागू होता है जो होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें आइसोथर्मल में क्या देखे थे, इसका प्रोसेस स्लो रहना चाहिए, इसका प्रोसेस फास्ट होता है। अब ये ट्रांसफ़र करेगा सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, हीट ट्रांसफ़र करेगा, इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब इतना बेसिक टर्म हो गया। अब हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे, किस में इंडिकेट करेंगे, तो एक इसको इंडिकेट करने के लिए आता है कि दुख होता है, एगो TS इंडिकेटर डायग्राम होता है और एगो PV इंडिकेटर डायग्राम होता है। तो यहाँ हम लोग TSS नहीं पढ़े, इंट्रोपी आगे पढ़ना, आगे पढ़ेंगे उस समय उसको बताएंगे। अभी PV इंडिकेटर डायग्राम पढ़ते हैं पहले। PV इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, अब ये एक डायग्राम होता है जो हम लोग को दिखाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक जो पढ़ें उसको डायग्राम। तो इसमें जो डायग्राम होता है क्या होता है,
उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दो होता है, ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पीवी इंडिकेटर डायग्राम में याद रखना है कि इधर प्रेशर ही होता है, वाई एक्सिस में प्रेशर होगा और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम होगा। अब ऐसा कहा होगा, क्या है कि ऐसा ही होगा, याद रखना है ऐसा ही होगा। अब कहा होगा सभी आगे बताएंगे। देखिए और यहाँ मान के चलिए कि कुछ कर्व हो जाएगा। अब यहाँ कर्व हो जाएगा, यहाँ P1 V1 और यहाँ T1 कुछ भी हो सकता है, P1 V1 ये पॉइंट है, यहाँ B है, यहाँ P2 V2, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि वाई एक्सिस में P और V रहना चाहिए एक्स एक्सिस में। अब इसको इंडिकेट करने के लिए हो जाएगा, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम देखना है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा? अब आइसोथर्मल प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को जानना पड़ेगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में बोले थे कि ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। अब स्लो होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता है आइसोथर्मल में। मतलब कि यहाँ अगर प्रेशर लेंगे, यहाँ वॉल्यूम लेंगे, और यहाँ से अगर पार्टिकल यहाँ अगर P1 V1 है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ प्रोसेस बोले कि धीरे धीरे चेंज होगा। मतलब धीरे धीरे चेंज होगा तो मतलब धीरे धीरे जब प्रेशर को हम घटाएंगे, यानी प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, क्या कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है भी, यानी प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। यानी प्रेशर को अगर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अब ये जो प्रोसेस होता है स्लो होता है। अब ये प्रोसेस स्लो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? जब ये अप्रोक्सीमेटली हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल होता नहीं, अप्रोक्सीमेटली हॉरिजेंटल होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं कि इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अप्रोक्सीमेटली हॉरिजेंटल कर्व। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर इंडिकेटर डायग्राम देखेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखेंगे हम लोग तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं का कि इसमें प्रोसेस जो होता है फास्ट होता है, और इसमें जो होता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज करता है। यानी इधर जब प्रेशर हो जाएगा और इधर वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ से अगर मान के चलिए प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो एडियाबेटिक रिलेशन में भी क्या कहता है? पीवी गामा कांस्टेंट होगा। यानी पीवी गामा अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यहाँ गामा भी है तो, लेकिन गामा टाइम से बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ से बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा इधर, मतलब ये रैपिडली जो है अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल लाइन आ जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है और एथी हो रहा है। तो इसमें जो P1 V1 और यहाँ T1 क्या कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो रहा है, P2 V2 T2 वॉल्यूम हो जाएगा गया इधर। और इंडिकेटर डायग्राम जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है सो वर्टिकल कर्व होता है। अब आइसोकोरिक के लिए हम लोग क्या देखें? आइसोकोरिक के लिए देखें कि आइसोकोरिक के लिए देखें हम लोग का आइसोकोरिक के लिए इंडिकेटर डायग्राम देखना है। तो आइसोकोरिक के लिए क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक में हम लोग क्या देखें थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ अगर यहाँ क्या होगा? प्रेशर होगा। यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को मान के चलिए कांस्टेंट कर दिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए तो प्रेशर सिर्फ बढ़ेगा, यानी सिर्फ वर्टिकल लाइन हो जाएगा। यानी इसको जो दिखाने के लिए होगा वो वर्टिकल लाइन होगा, और पैरेलल किसके होगा? तो पी एक्सिस के पैरेलल होगा। और इसी तरह एगो और बच्चा क्या, एगो बच्चा मेरा आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में जो होगा वो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में हम लोग का प्रेशर कांस्टेंट होता है। यानी प्रेशर कांस्टेंट जब होगा तो ये जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा हो गया आइसोबैरिक लाइन। अब इसको लिख देंगे इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इज